नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं सूरज कुमार पटेल आज आप लोगों को आरएनए के बारे में बताऊंगा। हम लोगों ने पिछले वीडियो में डीएनए के बारे में बेहतरीन ढंग से जान लिया है। हम लोगों ने डीएनए में देखा था कि इसमें एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन होता है। थायमिन होता है डीएनए में, उसी में इसमें जो आरएनए होता है उसके जगह यूरेसिल होता है। तो हम लोग इसको सबसे पहले इसके कॉम्बिनेशन को देख लेते हैं कि यह किन किन पदार्थों से मिलकर बना होता है। जिस प्रकार से डीएनए में शुगर, नाइट्रोजन बेस, फास्फेट ये सब से मिलकर बना था, सेम वैसे ही इसमें भी आरएनए में भी बना होता है, लेकिन इसमें कुछ कुछ अंतर होता है। तो चलिए हम लोग उस अंतर को देखते हैं कि कौन कौन सा अंतर होता है। तो यह निम्न भागों से मिलकर बना होता है। एक होता है शुगर, दूसरा होता है आप नाइट्रोजनी बेस मतलब नाइट्रोजनी क्षार, और एक होता है फॉस्फेट। तो फॉस्फेट के बारे में हम लोग जानते ही हैं कि यह जो आरएनए होता है या फिर डीएनए होता है उसमें यह तत्व के रूप में होता है। आरएनए में कौन सा तत्व होता है बोलने से उसमें फास्फोरस होता है, और फास्फोरस को होता है फॉस्फेट होता है। यह फॉस्फेट के रूप में आरएनए या फिर डीएनए में पाया जाता है। तो जो शुगर होता है इसमें पाया जाता है राइबोस शुगर होता है। नाइट्रोजनी बेस होता है, यह दो भागों से मिलकर बना होता है। एक होता है प्यूरिन और दूसरा होता है पिरिमिडिन, प्यूरिन यह एडेनिन और ग्वानिन से मिलकर बना होता है। Ag, जिसको मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है Ag को कैसे याद रखना है। ये एक फैमिली हो गया। और दूसरा फैमिली में देखते हैं कि जो थायमिन हम लोग डीएनए में देखे थे टी होता है, लेकिन यही टी के जगह पे जो आरएनए होता है उसमें यूरेसिल पाया जाता है और इसमें साइटोसिन होता है। और एडेनिन और यूरेसिल के बीच में यहाँ डबल बॉन्ड होता है और ग्वानिन और साइटोसिन के मध्य में यह ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो देखते हैं दो, उसके बाद में तीन होता है, दो के बाद में तीन आता है, तो दो और तीन। तो इसको ए और जी याद करके रखे रहेंगे, ए जी से याद रखे रहेंगे, जिसमें ऊपर में पहले दो आता है उसके बाद में नीचे में तीन आता है। तो विभिन्न परीक्षाओं में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो एडेनिन होता है और यूरेसिल होता है उसके मध्य में कितना हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, तो उसमें डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ये जो बॉन्ड है ये हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। आगे देखते हैं हम लोग आरएनए के कार्य। तो आरएनए यह प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है, प्रोटीन निर्माण या सिंथेसिस का कार्य करता है। तो हम लोग जानते हैं जो हम लोगों के शरीर में या फिर जंतुओं के शरीर में या फिर जीव जंतुओं के शरीर में जो प्रोटीन होता है वह 20 एमिनो अम्लों से मिलकर या 20 एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। तो जो ये प्रोटीन होता है कितने एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है, तो यह 20 एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। और इस एमिनो एसिड में जो 10 एमिनो एसिड होता है, 10 एमिनो एसिड यह बॉडी में होता है। जो बचा 10 एमिनो एसिड यह क्या होता है, कैपिटल में या स्मॉल में एक ही बात है, चलो इसको मैं कैपिटल में ही लिख देता हूँ। ए का मतलब एमिनो एसिड होता है यहाँ। तो जो 10 एमिनो एसिड होता है इसे हम भोज्य पदार्थ के रूप में प्राप्त करते हैं, मतलब जो हम लोग खाना खाते हैं उसी के द्वारा हमें 10 एमिनो एसिड प्राप्त होता है। तो प्रोटीन के बारे में इतना ही है। अब आगे हम देखते हैं कि प्रोटीन का निर्माण या फिर प्रोटीन सिंथेसिस में आरएनए का क्या रोल होता है। इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो आरएनए के कितने प्रकार होते हैं। प्रकार जानने के बाद में हम इसके क्रियाविधि को देखेंगे कि किस प्रकार से यह प्रोटीन के सिंथेसिस करने में किस प्रकार से ये हेल्प प्रदान करते हैं। तो देखते हैं इसके प्रकार। आरएनए के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। एक होता है mRNA, दूसरा होता है tRNA और तीसरा होता है rRNA। तो इसमें हम लोग देखते हैं जो mRNA होता है, m का मतलब मैसेंजर होता है, t का मतलब ट्रांसफर होता है और r का मतलब राइबोसोमल RNA होता है। हम लोगों ने पिछले कक्षाओं में पढ़ लिया है कि जो जीवन की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है और कोशिका में एक केंद्रक होता है और केंद्रक में बहुत सारे धागेनुमा संरचना होता है और उसी धागेनुमा संरचना को ही क्रोमेटिन कहते हैं। और क्रोमेटिन जब छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाता है तो वह क्रोमोसोम का निर्माण या गुणसूत्र का निर्माण करता है और उसी में ही डीएनए होता है, वह 2 हेलिक्स के होता है या फिर 2
रस्सी का बना हुआ होता है, इस प्रकार हम मान सकते हैं। जो डीएनए होता है डबल हेलिक्स होता है वह सिंगल में टूट जाता है। इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे, यहाँ इसको समझ लेते हैं। एमआरएनए के बारे में देखते हैं हम लोग कि यह एमिनो एसिड को पहचानने का कार्य करता है। आगे इसके बारे में डिटेल देखेंगे हम लोग, अभी इसको बस इतना ही समझ लेते हैं कि कौन क्या कार्य करता है। तो एमआरएनए यह कार्य करता है, पहचानने का कार्य करता है। किसको पहचानता है? यह एमिनो एसिड को पहचानता है और एमिनो एसिड को पहचान कर इसको टीआरएनए को दे देता है और टीआरएनए फिर उसको राइबोसोम के पास पहुंचा देता है और राइबोसोम के पास पहुंचाने के बाद में जो आरआरएनए होता है यह राइबोसोम में प्रोटीन निर्माण करने के लिए हेल्प प्रदान करता है राइबोसोम को। तो यहाँ देखते हैं जो टीआरएनए होता है यह परिवहन का कार्य करता है। आरआरएनए यह प्रोटीन निर्माण में हेल्प प्रदान करता है। तो आगे हम लोग देखते हैं ये तीनों किस प्रकार से प्रोटीन निर्माण में कार्य करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग, जैसे कि ये कोशिका हो गया, सेल, और इसके अंदर में क्या होता है? एक केंद्रक होता है। इसी केंद्रक में ही बहुत सारे धागेनुमा संरचना पाया जाता है और इसी धागेनुमा संरचना को ही क्रोमेटिन कहा जाता है। इसी में ही इसके बारे में हम लोग पिछले देख लिए हैं। तो इसमें डीएनए होता है और यही डीएनए, इसको मैं यदि जूम करके देखता हूं तो यह किस प्रकार से जब प्रोटीन निर्माण करना होता है उस समय ये होता है। तो ये डीएनए इस प्रकार से होता है। तो यह डीएनए बहुत सारे यह लिपटा हुआ रहता है, यह मतलब बिखर जाता है। कोई रस्सी होता है वह दो धागों से मिलकर बना होता है, उस धागे को यदि हम लोग निकाल देते हैं तो ठीक उसी प्रकार से यह डीएनए होता है, यह एक दूसरे को जो रस्सी के समान होता है वह निकल जाता है। और निकलने के बाद में इसमें हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन होता है। तो एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, यह एडेनिन हमेशा किसके साथ? डीएनए की बात कर रहा हूँ अभी मैं। तो यहाँ डीएनए थायमिन के साथ होता है और जी हमेशा सी के साथ होता है, टी हमेशा ए के साथ होता है। जो डीएनए होता है वह खुल गया होता है। उस समय एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए बहुत सारे जो एमिनो एसिड को इसमें ला के इसमें रखते जाता है। इसमें एमिनो एसिड को ला के इसमें रखते जाता है और इस प्रकार से यह एक श्रृंखला का निर्माण करता है और फिर यही श्रृंखला कुछ समय बाद में बाहर निकलकर यह डीएनए से फिर से यह आरएनए मतलब यह आरएनए निकल जाता है और उसके बाद में फिर यह क्या कहलाता है? टीआरएनए। यही टीआरएनए केंद्रक के अंदर, ये जितना प्रोसेस हो रहा है वह केंद्रक के अंदर हो रहा है। तो केंद्रक में होने के बाद में यह केंद्रक से बाहर निकल जाता है और केंद्रक में बाहर निकलने के बाद में यह साइटोप्लाज्म, हम लोग जानते हैं कोशिका के अंदर में जो द्रव पाया जाता है उसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है। वह साइटोप्लाज्म में पहुंचने के बाद में वह राइबोसोम के पास पहुंच जाता है और राइबोसोम के बाद पहुंचने के बाद में यहाँ इसको छोड़ जाता है। किसको? ये जो एमिनो एसिड का जो श्रृंखला होता है उसको यहाँ लाके छोड़ देता है और यही फिर एमिनो एसिड टीआरएनए हो गया। उसके बाद में क्या बचा है? बचा जो आरआरएनए, यह राइबोसोम में जाके यह प्रोटीन निर्माण का कार्य करने लगता है या फिर उसमें हेल्प प्रदान करता है। इस प्रकार से फिर आरएनए के द्वारा प्रोटीन का निर्माण या फिर सिंथेसिस हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं डीएनए। तो डीएनए जब आरएनए बनाता है तो इसको बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन और जब यह यूरेसिल के जगह थायमिन आ जाता है तो वह फिर से डीएनए बन जाता है। तो इसी को ही बोला जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब आरएनए से फिर यदि प्रोटीन का निर्माण होता है तो इसको बोला जाता है ट्रांसलेशन। तो डीएनए से आरएनए बनता है तो इसको बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है और आरएनए से फिर प्रोटीन का जब निर्माण होता है तो उसको बोला जाता है ट्रांसलेशन बोला जाता है। और यदि डीएनए 1 से 2 डीएनए होता है तो उसको बोला जाता है रेप्लिकेशन बोला जाता है। एक डीएनए से 2 डीएनए होता है तो उसको क्या बोला जाता है? रेप्लिकेशन बोला जाता है। इसी आरएनए से डीएनए का जो निर्माण होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की सहायता से ही अभी जो कोरोना वायरस का जो संक्रमण है उसको पता लगाने में इसका यूज़ किया जाता है। जो आरएनए होता है उसको डीएनए में कन्वर्ट किया जाता है और उसके बाद में फिर उसमें उसको रेप्लिकेशन करा के कोरोना वायरस का पता लगाया जाता है। इसी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को ही जो कोरोना का टेस्ट होता है RT-PCR मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर के नाम से जाना जाता है। इसका जो टेस्ट होता है उसको कोरोना टेस्ट में एक सीटी रिपोर्ट होता है, क्या इसको साइकिल थ्रेशोल्ड बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो
आरएनए होता है उसको डीएनए में कन्वर्ट किया जाता है और उसको डीएनए को ही रेप्लिकेट कराया जाता है और यह फिर कई सारे डीएनए में इस प्रकार से इसको कई बार रेप्लिकेट कराया जाता है, मतलब कई रेप्लिकेशन कराया जाता है। डीएनए का कई बार रेप्लिकेशन कराया जाता है और इसी रेप्लिकेशन के थ्रू ही कोरोना का जो वायरस है उसको पता लगाया जाता है। हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो अभी आरएनए के थ्रू कोरोना के जो संक्रमण है या फिर जो वायरस है उसको पता लगाने में सक्षम नहीं हो पाए हैं, इसलिए डीएनए का रेप्लिकेशन करा के उसका पता लगा लेते हैं कोरोना के उसके वायरस को। तो इसी के द्वारा देखते हैं हम लोग कि इसमें कई बार रेप्लिकेशन कराया जाता है और इसी रेप्लिकेशन को ही इसकी संख्या को देख के ही बताया जाता है, सीटी बताया जाता है। जैसे ये फर्स्ट रेप्लिकेशन में ही यदि पता चल जाता है, इसका मतलब ये है कि शरीर में इस जो कोरोना का संक्रमण है वह बहुत अधिक हो चुका है। यदि दूसरा में या तीसरा, चौथा, पांचवा इस प्रकार से इसकी संख्या जितना बढ़ती जाती है उतना ही जो कोरोना का जो वायरस है हमारे शरीर में कम संक्रमित कर पाया है, यह हम मानते हैं। जो सीटी का नंबर होता है वह जितना अधिक होता है उतना ही हमारे लिए अच्छा होता है। इसको इस प्रकार देख सकते हैं हम लोग, यदि सीटी अनुक्रमणुपाती 1/, कोरोना संक्रमण, मतलब सीटी का जो संख्या है वह जितना अधिक होगा उतना ही कम कोरोना का संक्रमण होगा और जितना कम इसकी जो संख्या होगा वह कोरोना संक्रमण अधिक होगा। मतलब हमारे शरीर में यदि सीटी का नंबर है वह कम है, दूसरा या तीसरा, पांचवा, छठवां जो भी है वह उससे अधिक नंबर की तुलना में वह अधिक खतरनाक होता है। इसमें हम देखते हैं कि सीटी का मान यदि 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, तो इसमें से यदि सीटी का मान यदि 5 है तो कोरोना का संक्रमण शरीर में बहुत अधिक हो चुका है और उसके बाद में यदि 20 है तो वह क्या है, कोरोना का संक्रमण कम है। इस प्रकार से इसको हम लोग समझ सकते हैं सीटी के मान को या सीटी के जो आंकड़ा होता है उस। तो कोरोना का जो भी संक्रमण है उसको कोरोना का पता लगाने के लिए अभी हम लोग पल्स ऑक्सीनोमीटर का यूज़ करते हैं, या छोटा सा डिवाइस होता है जिसको उंगली में रख कर देखा जाता है कि कोरोना का संक्रमण किस प्रकार से है। तो इसके आंकड़ा को हम लोग देखते हैं कि यह किस प्रकार से हम इसको कोरोना के संक्रमण को हम लोग को देख सकते हैं। 3 रीडिंग इसमें होता है। एक ऑक्सीजन का होता है जिसको SpO2 प्रतिशत से बताया जाता है, तो यह 94% से अधिक है तो आदमी सुरक्षित है। और यदि पल्स रेट में देखते हैं, पल्स रेट 60 से 90 के बीच में है तो आदमी सुरक्षित है। और यदि PI का मान 0.5 से कम है, 0.5 से कम है तो वह कोरोना से संक्रमित है, यह मान सकते हैं। जिसमें हम देखते हैं जो पल्स रेट है वह 60 से 90 से अधिक हो जाता है तो उसे डॉक्टर का सलाह लेना चाहिए या फिर डॉक्टर के पास तुरंत चले जाना चाहिए। इसमें भी यदि 94 से कम हो रहा है तो तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं पल्स ऑक्सीनोमीटर का इसका रीडिंग किस प्रकार से हमें हेल्प प्रदान करता है कोरोना संक्रमण को जानने के लिए। अभी कोरोना का संक्रमण चल रहा है तो इसके बचाव के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि हमें खाने पीने में ध्यान देना चाहिए। खाने पीने में कहने का मतलब ये है कि जो पानी है उसे अधिक से अधिक पीना चाहिए, वो भी गर्म पानी उबाला हुआ पीना चाहिए। और उसके बाद में हम देखते हैं खाने में जिंक से संबंधित खाद्य पदार्थ जिसमें सबसे अधिक अच्छा स्रोत होता है अंडा होता है या फिर दूध होता है, दोनों में से कोई एक ले सकते हैं या फिर दोनों भी ले सकते हैं हम लोग। और विटामिन सी से भरपूर खाद्य पदार्थों को या फूड मटेरियल को खाना चाहिए, जैसे कि उसमें जितने भी खट्टे फल होते हैं उनको खाना चाहिए, जैसे कि नींबू हो गया और संतरा हो गया, ये सब विटामिन सी से भरपूर होते हैं तो इसको अधिक से अधिक खाना चाहिए जिससे हमें कोरोना संक्रमण नहीं होगा या फिर इससे बचाव हो सकता है या फिर इससे कमी हो सकता है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं डीएनए और आरएनए में अंतर। तो इसमें हम लोग देखते हैं अंतर में दोहरी कुंडली कहने का मतलब है डबल हेलिक्स का होता है और यह सिंगल होता है। डीएनए यह मुख्य रूप से केंद्रक में होता है, केंद्रक में माइटोकॉन्ड्रिया में और पौधों के क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। तो केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। और आरएनए देखते हैं तो यह जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर में भी और साइटोप्लाज्म इसमें भी दोनों जगह पाया जाता है, केंद्रक में और साइटोप्लाज्म में पाया जाता है।
तीसरा अंतर देखते हैं इसमें, जो शुगर होता है वह कैसा होता है, डाईऑक्सी राइबोस शर्करा होता है और इसमें राइबोस शर्करा होता है। इसमें हम लोग प्यूरिन और पिरिमिडिन देखे थे, उसमें एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन पाया जाता है। लेकिन जो आरएनए होता है उसमें जो ये थायमिन होता है उसकी जगह यूरेसिल पाया जाता है। एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल और साइटोसिन पाया जाता है। आज का वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।